चल लास्ट टर्न पे हम लोगों ने जो डिस्कशन आपसे किया हुआ था, दो तीन चीज़ें आपसे बता दी। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बता दिए थे, फ्लो ऑफ चार्ज, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और इस बार जो एक दो और कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किए थे वो थे ड्रिफ्ट स्पीड। और ड्रिफ्ट स्पीड में आपको याद होगा, ड्रिफ्ट स्पीड में मैंने एक चीज़ बताई थी, द कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस ड्रिफ्ट स्पीड के कंसेप्ट के बाद मैंने इससे रिलेटेड आपका रेजिस्टेंस और हीटिंग इफेक्ट, इन सब के लिए प्रिलिमिनरी जो स्टार्टिंग कहा जाए डिस्कशंस हैं वो आपके कंप्लीट किए थे। अब हम मेन बात पे आते हैं। अब आते हैं ड्रिफ्ट स्पीड की फिजिक्स पर। पहली बात तो ड्रिफ्ट स्पीड समझ में आ रही होगी, जो हमने लास्ट टर्न पे लिया है। ड्रिफ्ट स्पीड आपसे फिर रिपीट कर देता हूँ, क्या था? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर, देन उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। कोई क्वेश्चन था? नहीं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, एक्सेलरेट होंगे। और जब एक्सेलरेट होंगे तो फिर एक सवाल आता है, क्या उनकी स्पीड बराबर बढ़ेगी? तो नहीं, आपसे कहा था दे विल सफर द कॉलिजन्स। इसी बेस पे मैंने तीन टॉपिक एक साथ बताए थे, क्योंकि आगे जाके हमें इनको वन बाई वन लेते हुए चलना भी था। तो इसका मतलब ड्रिफ्ट स्पीड का मोटा कंसेप्ट आपको समझ में आया था। और ये क्या समझ में आया था? एवरेज स्पीड विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन क्रॉसेज ए कंडक्टर। आपकी वो लगभग स्पीड, वो एवरेज स्पीड जिससे आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर को क्रॉस करेगा, वो अपने लिए किस नाम से जानी जाएगी? ड्रिफ्ट स्पीड के नाम से जानी जाएगी। रीजन बता दिया था एवरेज स्पीड का, कॉलिजन्स थे, ये तो याद है। अब जब एवरेज स्पीड की आप बात करते हैं तो एक सिंपल ना काम करता हूँ, यहाँ ध्यान देखना। सपोज करता हूँ लेट आई हैव अ कंडक्टर, और कंडक्टर का एज यूजुअल हम माने चलते हैं द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, लेंथ इज एल, एंड देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। और हम सपोज करेंगे, इसको मैंने मान लिया ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इस पर आपका एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा। उसकी भी चर्चा करेंगे कैसे। तो सबसे पहले बात करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां से हमने लास्ट टर्न पे आपसे चर्चा छोड़ी थी, आपसे कहा था इफ आ पोटेंशियल डिफरेंस V is applied across a conductor, अगर आप किसी कंडक्टर के ऊपर आप एक अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, देन व्हाट विल हैपन? देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड सेट्स अप। यहाँ तक की कहानी आप देखेंगे, ये अभी मैं लास्ट टर्न की रिपीट कर रहा हूँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेटअप हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑल्सो। आगे हम कहा जाएंगे, सो द फोर्स एक्सपीरियंस बाई आ फ्री इलेक्ट्रॉन। जब आप फ्री इलेक्ट्रॉन के फोर्स पर जाएंगे तो मॉड लिख रहा हूं, मॉड का मतलब मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की नहीं। मॉड है, मॉड वेक्टर एफ कितना होगा? तो आपका ध्यान जाएगा, ये होगा ई। और आप कहेंगे ई कहां से आ गया? क्योंकि आपको मालूम है फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना हुआ करता था? एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई। हियर द चार्ज ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल ई, सो द फोर्स विल बी E dot capital E. E is the electronic charge, capital E is the electric field in the conductor. Now the next term जो हमने लास्ट टर्म पे चर्चा की थी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में आ गए। जब ये फोर्स अप्लाई होगा तो फिर क्या होगा? देन द एक्सेलरेशन विल बी देयर। तो अगले स्टेप में जाएंगे, एज F is equals to ma, so the acceleration of electron, एक्सलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कितना आएगा? एक्सलरेशन आपको मालूम ही हो जाएगा, एफ अपॉन एम, फोर्स अपॉन मास। यानी आपका एक्सलरेशन होगा फोर्स जो आपने निकाला हुआ है ई अपॉन एम। क्या है? सामान्य सी वैल्यू समझ में आती है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है, फोर्स अप्लाई हुआ है, फोर्स अप्लाई करेंगे, द एक्सलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज गिवन बाय ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। और एफ अपॉन एम से आप वैल्यू देते हैं स्नेहा दीक्षित। वीडियो इज नॉट क्लियर, वीडियो क्लियर नहीं है। वीडियो क्लियर क्यों नहीं है? ये जरा चेक करो, ये उस पर है ना, वाईफाई पे। चलो, और बाकी लोग देखो वीडियो सही आ रहा है? चले, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अगर नहीं भी अगर दिक्कत आ रहा है स्नेहा
बैठे रहना आराम से। हो सकता है बीच में नेटवर्क भी थोड़ा बहुत हो। बाकी इस क्लास की फिर से लाइव रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, जो आपने ध्यान दिया होगा। बैच के बाद इसको जो है बस थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ से लेके अपलोड करने में जो टाइम लग जाता है, तो एक आध घंटे बाद आपको ये क्लास जो है वापस आपके उसमें आ जाएगी। उसको आप नहीं हो तो एक बार दोबारा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ हम थे E/m, तो आपका एक्सेलरेशन भी निकल आया। एक्सेलरेशन निकल आया तो ध्यान देखना, दैट्स वाई देन अब आप इसकी ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन की निकाल सकते हैं। और ये मैंने लास्ट टर्न में भी कहा था, ड्रिफ्ट स्पीड निकालने का एक ही तरीका है, और वो तरीका होगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। जब आप v इज इक्वल्स टू, कई बुक ध्यान रखना है इसको vd से लिख देती हैं, सफिक्स d, और सफिक्स d का मतलब भी वही है ड्रिफ्ट स्पीड। मैं यहाँ पे d इसलिए नहीं मैंने लिखा क्योंकि बोर्ड वैसे छोटा दिखता है, और d और तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या लिखा हुआ है। सिंपल लिख दिया है ड्रिफ्ट स्पीड v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या आपको याद था जब मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन जब कॉलिजन करता हुआ बढ़ेगा, इट विल कोलाइड विद सम आयन और एटम विल स्टॉप एंड देन इट विल रीस्टार्ट इट्स जर्नी। तो इसका मतलब हर यात्रा में इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। और ध्यान देखें यहाँ पर एक्सेलरेशन मैं लेता हूँ E/m, जो भी एक मिनट पहले मैंने वैल्यू यहाँ पर निकाली है, द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और सबसे खास बात है यहाँ पर टाइम, ये हो गया u प्लस ए, और ये हुआ आपका टाइम यानी कि टाउ। अब आप पूछेंगे टाइम टाउ कहाँ से आ गया, टाइम टाउ यहाँ से आ गया। इस टाउ के लिए मैं अलग से लिखता हूँ, उसको ध्यान देंगे। बढ़िया, युवराज सिंह का वीडियो क्लियर है, गुड। यहाँ से जब आप जाते हैं E/τ/m, तो ये जो टाउ है ध्यान देखना, ये टाउ आपके लिए कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। अब आप पूछेंगे रिलैक्सेशन टाइम क्या है, तो मैं बताता हूं, टाइम टेकन या टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। अब इसका मीनिंग क्या है वो भी मैं आपको क्लियर करता हूं। इन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, ये मैंने लिया है अलग डेफिनेशन, ये भी आपसे 1 मार्क्स में कई बार बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछी गई है। और जो डेफिनेशन पूछी गई है पूछ लेता है व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम। So relaxation time is the time taken by a free electron of conductor between any two successive collisions। अब बात करेंगे आप between any two successive collisions की कहानी कहाँ से आई, तो चलो मैं उसको रफ में साइड दिखाता हूँ। देखो ध्यान से, तो मालूम है जब कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर चल रहा है, तो जो मैंने आपसे कहा था मेला ग्राउंड की एम्प्टी रोड नहीं है कि सीधा इधर से भागा और इधर से निकल आया। ये क्या होगा ध्यान देखना, यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा, यहाँ कहीं कोलाइड करेगा, इट विल स्टॉप, देन अगेन इट विल रीस्टार्ट द जर्नी, फिर कहीं कोलाइड करेगा, इट विल स्टॉप। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये फ्रीली कितनी देर चलता है। ये एक बार के पार्ट में यहाँ से यहाँ तक चला है। और ये जो दो कॉलिजन्स है, जिन दो कॉलिजन्स के बीच में रिलैक्स फील कर रहा है, दैट मीन्स इट इज मूविंग, बड़े आराम से जो यात्रा कंप्लीट कर रहा है। ये दो कॉलिजन्स के बीच का टाइम, यही हमने इसको स्पेशल नाम क्या दिया है, रिलैक्सेशन टाइम। एंड दैट्स व्हाई दिस टाइम इज डिनोटेड बाय टाउ। तो क्या आपको टाउ का कंसेप्ट समझ में आ जाता है? सुनो, ठीक, टाउ मतलब समझ में आ गया। दो आपके जो कंसेक्यूटिव कॉलिजन्स थे उनके बीच का हमने टाइम इंटरवल लिया हुआ है। क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही आपका इलेक्ट्रॉन चलेगा, फिर इसके बाद दोबारा कहीं ना कहीं ब्लॉक होगा, फिर उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करेगा। और इसका मतलब ध्यान देखें अपना डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है लगभग, और जो लगभग कंप्लीट हो चुका है उसका एक फॉर्म लेते हैं, आपका हो जाता है v बराबर E/τ/m। जीरो जोड़ने का मुझे कोई मकसद यहाँ पर नजर नहीं आता, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। अब इसी में हम जाते हैं छोटी सी चीज पर, और हम यहाँ बता सकते हैं एज, क्या आपको ध्यान था E इज इक्वल्स टू होती थी dV/dr या माइनस dV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपने प्रूव किया था, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल था dV/dr। नेगेटिव छोड़ रहा हूं बिकॉज इट शोज द डायरेक्शन। ये बताता है पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ जाएगी उसमें पोटेंशियल आपका ड्रॉप होता है। तो नेगेटिव तो केवल आपको डायरेक्शन बता रहा था। अभी मैथमेटिकली देखते हैं, E इज इक्वल्स टू dV/dr, पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन द डिस्टेंस। और इसलिए जरा मजे से देखें, एज E इज इक्वल्स टू आपका आएगा, मैं सपोज करूंगा यहाँ से यहाँ तक आपका पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V।
और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो इन केस ऑफ कंडक्टर तुमने ध्यान दिया होगा जब पॉइंट चार्जेस आते हैं देन इट इज कॉल्ड डिस्टेंस, बट इफ यू हैव अ लॉन्ग कंडक्टर देन इट इज नॉट टू बी टर्म्ड एज द डिस्टेंस, बेटर टू सेट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v है और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, उसे आप क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो अगर आप इसे रख देते हैं v अपॉन एल तो आपको और बेहतर फॉर्मूला मिलेगा। आप कह सकते हैं E इज इक्वल्स टू ई वी टाउ अपॉन एम, और साथ में अरे एल इतना छोटा हो गया, एल अब ठीक है। तो ये हुआ आपका v इज इक्वल्स टू ई वी टाउ अपॉन एम एल। क्या है क्लियर रहता है, ई की जगह मैंने वी बाई एल रख दिए। तो दो महान काम मैंने कर लिए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, व्हाट इज ड्रिफ्ट स्पीड, और आपसे पूछेगा फॉर्मूला आप कैलकुलेट करें फ्रॉम द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी वो थी जो हमने कल आपसे डिस्कस की थी, ईच एंड एवरी मटेरियल कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आधा पार्ट उसका मैंने लिख ही दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, मूव करेंगे। तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लें। इसकी शीट आपकी थोड़ी लेट हो गई है तो उसको मैं कोशिश करूंगा, एक काम करेंगे, आज क्या है फ्राइडे है ना, तो आज इस बार सैटरडे आपको ऑफ रखेंगे, आपकी क्लास मंडे रखेंगे, एक दिन का मुझे टाइम मिल जाएगा। तो इसकी शीट और सारे क्वेश्चन में टाइप करा के प्रॉपर वो करा के आपको भेज देता हूँ, ठीक है ना। पहले एक काम करें, इतना स्क्रीनशॉट ले लें। साइड प्लीज, मैं पूरे ही गायब हो गया, आपका आएगी साइड है, बताओ। युवा बेचारे मुझे ही साइड में खिसकाने जुटे पड़े। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब अगली बात पे आते हैं। चलो इतना पार्ट हम लिखा रहने देंगे, है ना, कुछ थोड़ी चीजें लिखी रहने देता हूं, इनको हम अभी दोबारा से एक बार लेंगे। अब जब आपको ड्रिफ्ट स्पीड समझ में आती है तो फिर एक अगली चीज पर जाएंगे। सवाल ये आता है क्या ड्रिफ्ट स्पीड का करंट से भी कोई लेना देना है? बिल्कुल लेना देना होगा। करंट से क्या लेना देना होगा, इस पे बात करते हैं। फिर इसी कंडक्टर को हमें बना रहने देते हैं क्योंकि इससे हम एक अगली कहानी स्टार्ट करेंगे। सो नाउ गो फॉर वन मोर थिंग। अब हम बताते हैं आपको ड्रिफ्ट स्पीड का रिलेशन विद करंट। और जब रिलेशन विद करंट की बात करोगे तो रिलेशन विद करंट से आपको ये मिलेगा। फिर अगेन हम चलते हैं, लेट इट बी अ कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, लेंथ इज L। अब मैं छोटी सी बात करता हूं, आपको याद था यहां से आपका इलेक्ट्रॉन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं सो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग। अब बात करते हैं क्या इसका करंट से कोई लेना देना है। तो करंट आपकी क्या चीज होती थी, करंट होता था करंट होती है आपकी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। टोटल चार्ज कितना है ये आपको जानना है। सही कह रहा हूं, करंट की रिलेशन तभी निकलेगी व्हेन यू नो द डेफिनेशन ऑफ करंट, दैट मींस द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। सिंपल डेफिनेशन पर हूं, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम की चर्चा करोगे तो पहले ये तो देखें टोटल चार्ज कितना है। यानी हम अगर बात करें I इज इक्वल्स टू आपका कितना होता है Q अपॉन T, तो मैं ये देखना चाहूंगा आखिरकार चार्ज कितना है। चार्ज कितना होगा वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर याद आए मॉर्निंग बैचेस में भी अभी दोबारा से एक दिन, अभी शायद कल परसों ही बता रहा था, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, चार्ज होता है Q इज इक्वल्स टू एन, एन इज द नंबर, E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये तो याद आ जाता है। तो चलो हम यहाँ देखते हैं यहाँ पर ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बड़ा टेढ़ा सवाल है यार, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि क्या आपको ये मालूम है हर मेटल का एटॉमिक नंबर अलग होता है, हर मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, और हम इतनी बात करेंगे कि हमें केमिस्ट्री में 3 ही मेटल मालूम है। सोडियम आपकी 11 281, मैग्नीशियम 12 282 और एल्यूमिनियम 13 283। अगर ये कॉन्फिगरेशन है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा हर मेटल की फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होगी। और अगर हर मेटल की फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग है तो मैं इसी कंसेप्ट से स्टार्ट करता हूं। मैं मान चलता हूं लेट द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
ऑफ मेटल इज एन। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे समझ में आ रही होगी, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। पहला सेंटेंस समझ में आता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं, सुविधा के लिए मैंने ये भी बता दिया, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। ये हमने कितने मान रखे हैं, मैंने इनको मान रखा है एन, जो भी नंबर हो। अब एक काम करते हैं, अगली चीज बताता हूं। अगला बताएंगे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर पे जब जाओगे तो याद आएगा लास्ट ईयर 11th में जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते थे तो आप बताया था किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम ये होता है AL या AH। क्यों? क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम चेक करेंगे, 10th कहता है इट इज पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर विच इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ दिस सर्कल। तो इन शॉर्ट आपका वॉल्यूम, या भी की जगह वॉल्यूम लिख दूं, नहीं तो कोई पोटेंशियल से कंफ्यूज नहीं हो जाए। वॉल्यूम आपका कितना होगा, AL, समझ में आता है, पाई आर स्क्वायर दिस वन एंड H या L लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कोई डाउट नहीं? ठीक। अब नेक्स्ट जब जाओगे, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर आपको मालूम है ये कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर होगा AL। और अब ध्यान देखो, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम के मालूम है और टोटल वॉल्यूम भी मालूम है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही निकल आएंगे। एक यूनिट वॉल्यूम में 10 है, तो 2 3 4 5 में कैसे निकलेंगे भाई, मल्टीप्लाइंग। आ जाओ मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए आप बता सकते हैं हेंस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाएंगे, ध्यान देखना, एन एक यूनिट वॉल्यूम के और इतना वॉल्यूम डॉट AL। ये आपके पहले ओके, कहां से मुझे बताओ, ये वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर समझ में आ गया था? ओके, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर के लिए लेफ्ट हैंड पे देखो, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर आपको याद होगा लास्ट ईयर जैसे आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी होगी, कई बार बर्नौलीज थ्योरम के आसपास इस्तेमाल करते थे। किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम, यहाँ पे दिखा देता हूँ, किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम आपका क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर H या L, जो भी आपने पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखें, ये आपका क्या होगा, दैट विल बी दिस एरिया। तो इसलिए किसी भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो आपके लिए कितना होगा, AH। ये हमने L लिया हुआ है तो L, तो ध्यान देखो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है। अब यहाँ पर देखते हैं, हमने देखा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन सपोज कर लिए मैंने, ये सपोज कर लिए मैंने, रेड पेन कहाँ गया, ये रहा, ये मैंने सपोज कर लिए N। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी माने तो मालूम है ना भाई, क्योंकि मैं बात कर रहा था हर मेटल का अलग अलग होगा। अब वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, अपने कंडक्टर का वॉल्यूम चेक करो, वो कैसे निकलेगा, दैट इज कैलकुलेटेड बाय द एरिया मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ, यानी AH, और यू कैन से पाई आर स्क्वायर H। तो ये आपने रख दिया वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर AL। इससे मुझे क्या समझ में आया, टोटल नंबर भी निकल जाएगा। टोटल नंबर कैसे निकलेगा, यूनिट वॉल्यूम में, एक वॉल्यूम में n थे, इतने में कितने होंगे, मल्टीप्लाइड बाय AL। और जैसे ही आपका निकला, जब आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट निकल गए, तो जो हम थे कंसेप्ट, ध्यान है हम कहाँ चलना चाह रहे थे, करंट से रिलेशन निकाल रहे थे, वो मैंने कहा था यहाँ से निकलेगा Q अपॉन T से, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, Q बराबर N ही निकालना था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, हेंस टोटल चार्ज मूविंग भी निकल आएगा। टोटल चार्ज मूविंग आपका कितना होगा, चलो Q से लिख देता हूं, Q बराबर, Q इज इक्वल्स टू याद है NE। अभी हमारा नंबर कितना है, NaL और डॉट E। टोटल चार्ज मूविंग आपको मालूम है, ये तो फर्स्ट पार्ट में कई बार लिया है, Q इज इक्वल्स टू NE, तो हो गया Q इज इक्वल्स टू N, ये रहा नंबर, और डॉट E। अब जब टोटल चार्ज मिल गया तो फाइनल काम, फाइनल काम ध्यान देखना, इसको इस तरफ इसीलिए लिखा है, पहला स्टेप मैंने कंप्लीट कर दिया, यहाँ तक कितना हिस्सा देखें ध्यान से, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट पार्ट में Q। अभी मेरे को इस फ्रैक्शन का दूसरा पार्ट और चाहिए, टाइम। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो कुछ नहीं लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसलिए अगले लास्ट में जाते हैं, टाइम टेकन बाई एन इलेक्ट्रॉन। टाइम कितना होता है, चलो लिख ही देता हूं, डिस्टेंस
वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी लिख दिया है क्योंकि ऑनलाइन है तो कई बार नहीं दिखाया, कुछ हुआ, कोई दिक्कत आई। टाइम टेकन बाई एन इलेक्ट्रॉन, टाइम टेकन बाई इलेक्ट्रॉन टी इज इक्वल्स टू होना चाहिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मालूम है, टोटल डिस्टेंस एल तय कर रहा है, स्पीड हम भी मान ही चुके हैं, ये पड़ी हुई है। बस अब आखिरी काम, और आखिरी काम क्या होगा, चूंकि हमारे पास क्यू भी मौजूद है, आपके पास टाइम भी मौजूद है, बस ध्यान से देखें आपकी करंट निकल आई, और करंट कहाँ निकलती हुई दिखेगी, कहाँ निकाल दें, चलो इसको इस साइड निकालता हूँ, है ना। इधर इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर देते हैं, इसलिए आप बताएंगे 10 करंट I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, यानी I इज इक्वल्स टू होगा क्यू, क्यू बोले तो कहाँ चला गया, ये रहा NaL डॉट E अपॉन, और टी बोले तो L अपॉन V, यानी आप देखेंगे अगली बार, चलो यहाँ नहीं लिख रहा, यहीं लिख दूँ, यहीं लिख देता हूँ यार, इतनी जगह है तो L कैंसिल, आपको मिल जाएगा Na और साथ में हो जाएंगे V और हो गया E, तो ये आपका रिलेशन निकल गया करंट का। कभी आप इसको अच्छे तरह से लिखना चाहें तो भी आप निकाल सकते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू देखें ध्यान से, ये तो यार बच्चों वाला काम है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें क्या कहते हैं ध्यान से देखना, V इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, V मिलेगा I अपॉन, दिख रहा है ये I और V में ये तीनों नीचे जाएंगे तो हो जाएंगे I अपॉन नाई, हाँ नाई लिखा है देख लो, इसलिए आपको ड्रिफ्ट स्पीड भी निकल सकती है, चाहे ये रिलेशन ले लें और चाहे ये ले लें, I इज इक्वल्स टू NaLV और NaV, या फिर आप कह सकते हैं V इज इक्वल्स टू I अपॉन नाई, और मैं जब भी पढ़ूंगा इसको नाई पढ़ता हुआ जाता हूँ। अब इसी डेरिवेशन का एक छोटा सा सेकंड पार्ट देखें, ये पार्ट आप देखें, ये हमने प्रूव कर रखा था, इस पे हम नहीं जा रहे, ये प्रूव कर रखा है पहले ही। V इज इक्वल्स टू कितना था, EV टाउ अपॉन ml। अब मुझे एक सेकंड में ये बताएं, वैसे मैं चेक कर लेता हूँ, किसी का मैसेज तो नहीं पड़ा, इतने में किसी को कोई शंका आशंका हो तो मुझे बताएं, इस डेरिवेशन के इस पार्ट में कोई शंका हो तो मुझे पूछ लें, कोई डाउट हो तो देख लें। स्नेहा तुम्हारा वीडियो थोड़ा क्लियर हुआ कि अभी वैसे ही मर गिल्ला है, तो स्नेहा लो, स्नेहा मोबाइल चलता छोड़ के भाग गई। अच्छा क्लियर आने लगा, मुझे लगा मैं फर्जी वाली अटेंडेंस तो नहीं लगा रही, मोबाइल चालू कर दिया और मजे से बाहर खेल रही हो, आधे घंटे बाद आके ऑफ कर लेगी। तो कई बार नेटवर्क दिक्कत आती हो जाता है, बाकी वीडियो डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी है ना। चले इतना समझ आ गया था, तो मुझे लगता है यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम थी। अब जो अगली चीज बता रहे थे ये भी आपके यहाँ खूब आई हुई है, एक तो ये सिंपल था वही कि आपने कहा कैलकुलेशन, बाकी जो नोट्स है इनके लिए बना, इसलिए एक दिन का टाइम लिया है आपसे, सैटरडे क्लास आपकी इसलिए ऑफ की है, जरा इनकी टाइपिंग करा दूंगा यार बैठ के, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल। इसके बाद जो इनको आप सिस्टमेटिक नोट डाउन भी करेंगे तो आपका एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेट भी बनने लगेगा, और फिर इसी से रिलेटेड आपको मैं तमाम सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा मंडे को, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। अब जो बात कर रहे थे कि इम्पोर्टेंट सी, उसको देखें। अब ये बात हम करते हैं यहाँ पर नंबर ए जाएंगे, ध्यान देखना, मैं रखता हूँ फ्रॉम, अरे चलो ऐसे ही कर देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन बी, ताकि आपको समझ में आए। इक्वेशन बी नजर आ रही है, स्पीड इज इक्वल्स टू था EV टाउ अपॉन ml। अभी मैं रखता हूँ इसमें वैल्यू, v की वैल्यू जो मैंने निकाली है, कितनी निकाली है, I अपॉन NaE, यानी मैं रखूंगा I अपॉन NaE इज इक्वल्स टू कितना होगा, I इज इक्वल्स टू NaE और इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा EV टाउ और अपॉन ml। अब एक छोटा सा काम करें, नेहा ने पूछा है हमारी रिवीजन क्लास का क्या होगा। नेहा आपने पूछा है रिवीजन क्लास कब होगी, ओके अभी मैं आपसे बात कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, आपसे हम बता देंगे, है ना, तो आप चिंता नहीं करें, आप अभी क्लासेस आ रहे हैं चलने, मैं आपकी करा दूंगा अभी एक आध दिन में, अरेंजमेंट कर देते हैं ना। थोड़ा सा क्या है मंडे तक जरा फ्री हो जाऊँ, अभी क्या है 9, 10, 11 सब गचर पचर फैल गई है, ऊपर से सबके वीडियो बनाना, सबके वीडियो अपलोड करना, ऐसा लग रहा है कि हम जाने क्या कर रहे हैं। चलो EV टाउ अपॉन ml पे जाओगे तो अब एक छोटा काम करो, इस V को इधर पकड़े रहो और बाकी कचरा एक साइड फेंक देना। क्या कह रहा हूँ, इस V को हम पकड़े रहेंगे,
जरूर और इस भी को और इस आई को, बस इनको देखना, बाकी सब जो है सो अपनी जगह बने रहेंगे। बहुत ध्यान से देखें, ये भी रख लेता हूँ, ये आपका v इज इक्वल्स टू ये आपका i, दिख रहा है ये v और i थोड़ा उल्टे क्रम में लिख दिए ताकि साफ देखें। ml ऊपर जाएगा, जाने दो, m गया, l गया, अपॉन NaE था i, तो NaE और साथ में आएंगे टाउ और e, तो डॉट में आ गए टाउ और e, यानी आपको मिलेगा v इज इक्वल्स टू i डॉट ml अपॉन NaE स्क्वायर टाउ। इस रिलेशन को ब्रह्म वाक्य की तरह देखें। ये रिलेशन दो महान बातें बताता है। अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 नीचे तक दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा, मैं अपने देख लूँ, बिल्कुल दिख रहा है मजे से, इसलिए कोई बीच में हल्ला नहीं हो जाएगा। नंबर 1 ये आपका v प्रपोर्शनेट i, यानी कि इट इज द प्रूफ फॉर ओम्स लॉ। कैसे, ये भी हम डिस्कस करेंगे, पहले तो आप ये देखें। देखो ध्यान से, v इज इक्वल्स टू i इंटू MLNaE स्क्वायर टाउ। आपको याद है ओम्स लॉ क्या कहता था? ओम्स लॉ कहता था v और i प्रोपोर्शनेट होंगे अगर फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर होंगी अनचेंज। आओ फिजिकल कंडीशन की बात करते हैं। फिजिकल कंडीशन में m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, आपके इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻19 कांस्टेंट है, लेंथ एरिया ये सब आपसे कहा था कांस्टेंट रखते हैं। ओम्स लॉ की लिमिटेशन या कंडीशन ही है कि व्हेन द फिजिकल कंडीशन लाइक लेंथ एरिया आर कांस्टेंट। तो अगर बेटा ये सब कांस्टेंट हो गए तो v इज इक्वल्स टू i इंटू कांस्टेंट, यानी कि v प्रोपोर्शनेट i, इट इज द प्रूफ फॉर ओम्स लॉ। इसलिए मैंने कहा था एक महान क्वेश्चन अपने आप यहाँ से कवर हो जाएगा। जो दो डेरिवेशन आप कर चुके हैं उनको मिला के अपन ने तीसरी खिचड़ी बना दी, यानी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी आप क्या करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी प्रूव ओम्स लॉ। तो आपको क्या करना है, ये आपने निकाला और ये वैल्यू रख के दिखा दिया, ये आपका कांस्टेंट है। एक लाइन लिखोगे एज दीज आर कांस्टेंट दस। और एक महान बात, अगर इसी में आपसे कोई कहे आप कैलकुलेट करेंगे द डेरिवेशन फॉर रेजिस्टेंस, अगर क्या कह रहे हो? ठीक है, अगर डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टेंस आता है तो ध्यान से देखो, आप डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए एक छोटा सा काम करें। इसी इक्वेशन को आप करें ऑन कंपेयरिंग विद, अभी हम मान के चलेंगे ओम्स लॉ सही है, अभी एक तो बार प्रूव कर सकते हो। और ऑन कंपेयरिंग विद ओम्स लॉ, या ये कांस्टेंट आपको याद हो v इज इक्वल्स टू i, i के साथ कौन सा कांस्टेंट होता है? तो i के साथ तो मालूम है ये जो कांस्टेंट है यही कांस्टेंट कहलाता है रेजिस्टेंस। इसका मतलब जो आपने एक महान बात निकाली वो आपने निकाला रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर कितना होता है, ml अपॉन NaE स्क्वायर, और थोड़ा इस लाइन को हटाओ, NaE स्क्वायर अपॉन ये टाउ। क्या ये बात समझ में आ जाती है? तो दो काम मैंने कर लिए, ओम्स लॉ भी प्रूव कर दिया। और अगर कोई जानना चाहता है व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इस तरह से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का एक ना एक कोई क्वेश्चन, चाहे ड्रिफ्ट स्पीड का डेरिवेशन आए, चाहे करंट से रिलेशन आए, चाहे रेजिस्टेंस या ओम्स लॉ आए, एक तो आना ही है। तो वो हमने पूरा का पूरा पार्ट 3 से 4 नंबर का कवर अप कर दिया। ये हमारा काम यहाँ खत्म हो गया। अब इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड में हो जाऊँ नहीं तो फिर कोई हटाएगा। हटो साइड में, तो ले लो भाई फुर्ती से, भैया बुला दो, एक मिनट ज़्यादा टाइम कम रहेगा। क्योंकि वीडियो पॉज करना पड़ेगा, दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। 3 4 5 और रह जाए तो बुला लेना। चलो ले लिया आपने, ये आपका हो गया एक महान काम। अब ध्यान देखना,
हाँ मेरा डाउट, कुशाग्र क्या डाउट था? अरे डाउट इसमें तो दिख नहीं रहा मुझे, क्या डाउट था कुशाग्र, बोलो जरा सा। अच्छा व्हाट्सएप पे, ओके यार वो तो रह गया, अब वो फ़ोन लगा हुआ है उस पर वीडियो रिकॉर्डिंग में, तो अब तुम्हारा डाउट आज क्लियर नहीं होने वाला। अब उसको अपन अगले टर्न भी देख के पहले से हम रख लेंगे, फिर देख लेंगे, है ना, क्योंकि वहाँ से हट नहीं सकता। चले इसके बाद एक नेक्स्ट चीज़ हम थे, जो हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ते, ये पूरी कहानी समझ में आती है। अब इसका इस पार्ट को लिखा रहने देता हूँ और यहीं से एक अगली चीज़ पे चला जाता हूँ। और ये मान के चले करंट इलेक्ट्रिसिटी आपकी काफ़ी कुछ अब आगे की तरफ आ गई, और जैसी आगे आ गई तो अब इसको यहाँ जो हम लेंगे उसमें हम जाते हैं, एक छोटी चीज़ यहाँ पर आप बताई जाएगी एक लाइन की, और उसके बाद हम आगे जाएंगे। एक आप बताई जाती है मोबिलिटी, और मोबिलिटी पे जब आप जाते हैं, व्हाट इज़ द मोबिलिटी? मोबिलिटी मोबाइल मतलब समझ में आ रहा होगा, किसी चीज़ का चलना। मोबिलिटी मतलब कितना चल सकता है कोई, तो किसी भी चीज़ की मोबिलिटी, ध्यान देखना, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अभी मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ फिर आप दिखाता हूँ। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये आप लिखते हैं म्यू से, और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन होती है म्यू इज इक्वल्स टू वी अपॉन ई। कुछ नहीं है, ध्यान से देखो इधर, कंसेप्ट समझ में एक लाइन में आएगा, और डेफिनेशन तो ऐसी समझ में आ रही होगी। द मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। मोबिलिटी क्या चीज़ बता रही है, वर्ड से समझ में आएगा। आपने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी, यही कहानी थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, फोर्स अप्लाई होगा, इलेक्ट्रॉन चल पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन मोबाइल कब माना जाएगा? जब आप इस पे हल्की सी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं और ये फुर्ती से चल पड़े। दैट मीन्स लेसर इज द अप्लाइड फील्ड, छोटी सी फील्ड अप्लाई की, और ये हैवीली स्पीड से अचानक से आगे की तरफ चल पड़ा, और अचानक से आगे चल पड़ा, तो ये आपका क्या कहलाएगा? मोबिलिटी हाई है। स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कम से कम अप्लाई करने पड़ा, और यही मोबिलिटी, ध्यान देखना, गुड और बैड कंडक्टर डिसाइड करती है। कैसे ध्यान जाता है? गुड कंडक्टर आप किन्हें मानते हैं? थ्रू विच एन ईजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पॉसिबल। ईजी फ्लो का मतलब क्या है? ईजी फ्लो का मतलब ही है द इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली मोबाइल, their mobility is high, that means you are applying a very small, very little electric field, but the electrons are moving with a very high speed। और उल्टा जो बैड कंडक्टर्स होंगे, बैड कंडक्टर्स का मतलब क्या हुआ? आप डेफिनेशन देते हैं इजी फ्लो ऑफ करंट इज नॉट पॉसिबल, तो भैया मैथमेटिकली कैसे बताओगे इजी फ्लो नहीं पॉसिबल है? मैथमेटिकली इजी फ्लो का कंसेप्ट है मोबिलिटी, इनकी मोबिलिटी स्मॉल होगी। मोबिलिटी कम होने से हमारा मीनिंग क्या है? कम होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, बट द ड्रिफ्ट स्पीड तो याद है इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड, ये आपको कैसी मिलेगी? कम से कम। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, और कोई डाउट? नो प्रॉब्लम, ओके। चले, मोबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आता है। अब हम अगली चीज पे जा रहे थे, और ये जो टॉपिक है अभी अपन खत्म करेंगे। बाय द वे यहाँ मीटिंग बंद हो तो दोबारा एक बार रिज्वाइन कीजिएगा, हो सकता है 5-7 मिनट क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़े, क्योंकि जो टॉपिक मैं कराने आ रहा हूँ यहीं कहीं एंड करूंगा आज हर हालत में। ये आपने निकाल लिया था, मोबिलिटी समझ में आ गई थी, एक छोटी सी एक लाइन की डेफिनेशन, और एक मजेदार बात, अभी आपको जो है इसके क्वेश्चन भेजेंगे। मोबिलिटी का क्वेश्चन लास्ट ईयर 2019 में एक बहुत सिंपल सा सड़ा सा क्वेश्चन आपको मेंस में 4 नंबर दिला था, और उसमें केवल यही पूछा गया था, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतनी स्पीड है, मोबिलिटी बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, स्पीड इतनी है, वैल्यूज वर गिवन, तुम्हें करना क्या था? तुम्हें केवल डिवाइड करना था, और केवल डिवाइड करना तुम्हें 4 नंबर दिलवा देता। चलो खैर, उन क्वेश्चन को मैं आपको इसमें कहा, टाइम लिया आपसे कल से कल का। हम बात कर रहे थे यहाँ का ही, ये आपने जो है वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया था। अब अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है तो एक महान बात और निकल आएगी, और इसी फॉर्मूले से आपको मिलेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अगर आप ध्यान देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस की हम चर्चा करेंगे। फॉर एग्जांपल नेहा,
आपकी छोटी बहन जो है 10th में है, 10th में अगर है उसकी बुक आप उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 10th की बुक में भी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस लिखे हुए हैं, लेकिन उनका रीज़न नहीं बताया गया ऐसा है। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल लेंथ एरिया इन पर डिपेंड करता है, लेकिन वहाँ इनको रीज़न नहीं बताता, वो आपको प्रूव नहीं करता। मैं आप प्रूव कर रहा हूँ, और जो मैंने कहा था अगर मीटिंग खत्म हो तो दोबारा रीज्वाइन कीजिएगा, उसमें चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि फैक्टर बताना है 5 मिनट टाइम लगेगा, नेक्स्ट मीटिंग 5-7 मिनट चलेगी अपनी। सबसे पहले आप देखें, आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नजर आ रहा हो, यही है रेजिस्टेंस, वही मैंने नीचे लिख दिया है, कितना है ml/NaE² टाउ। देखो ध्यान से, सबसे पहला फैक्टर तुम्हें अपने आप दिख जाएगा लेंथ, रेजिस्टेंस आपका ml, l न्यूमरेटर में, इसका मतलब साफ दिखता है रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनेट होता है, दैट इज द फर्स्ट फैक्टर। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और यू कैन से द रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अब जरा और ध्यान से इसी फॉर्मूले को देखो, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह रहे थे, आए देखें R इज इक्वल्स टू ml/NaE² टाउ। कोने में लिखा है, नहीं दिख रहा हो तो यहाँ से देख लो, डार्क लिखा है, ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा। ए कहाँ आ रहा है, दिख रहा है, ए अपॉन में आ रहा है, यानी आपको साफ समझ में आ रहा है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम जाएंगे तीसरा, और तीसरा आपको कौन सा मिलेगा, कोई डाउट? बिल्कुल सही, मटेरियल। अब मटेरियल कह सकते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल मैंने पूरा लिख दिया। नेचर ऑफ मटेरियल का क्या असर पड़ेगा, देखें, आपको ने ध्यान नहीं दिया, जहाँ जो हम एन यूज कर रहे थे, एन यूज करने के लिए हमने कहा था, एन कहाँ से आया था, मैंने कहा था फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ए मेटल। ओके, बहुत बढ़िया, टेम्परेचर एंड मटेरियल, बढ़िया। आपको ध्यान होगा, एन जो मैंने कहा था, एन के लिए मैंने कहा था जितनी भी मेटल्स हैं, एग्जांपल नहीं दे रहे थे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, मैंने कहा था इन सब के नंबर। ओके, तो जो मैं बात कर रहा था, बाकी सब लोग ज्वाइन हो गए, एक सेकंड में चेक कर लूँ, ठीक है, मैक्सिमम लोग ज्वाइन है, चले देखें इधर। यहाँ पर हम बात कर रहे थे नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल में मैंने आपसे जब यहाँ बात कर रहा था तो मैंने कहा था एन क्या बताता है, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैंने कहा था हर मटेरियल के लिए या हर मेटल के लिए अलग अलग होगी, और इसी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। कैसे, आप देखेंगे, R प्रोपोर्शनेट 1/n। अच्छा, R प्रोपोर्शनेट 1/n या R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, इसका मीनिंग समझ में आता है। इसका मीनिंग अगर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नंबर में है, तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब दैट विल बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन उल्टा, अगर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास स्मॉल है, अगर आप पास इलेक्ट्रॉन्स कम नंबर में अवेलेबल हैं, तो फिर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, दैट विल बी अ बैड कंडक्टर। और यहाँ से बनने वाला एक नंबर का सवाल, वो आप बताते हैं एज n इज वेरी हाई, और n का मैंने नाम नहीं लिखा है यहाँ पे, वो आपको मालूम है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम लिखते हैं बोर्ड में पूरा लिख देते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n इज वेरी हाई फॉर मेटल्स। ये तो मालूम था, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर वेरी हाई है मेटल्स के लिए, सो their resistance is small, their resistance is small, and these are good conductors। हम जो बात कर रहे थे कि अपने वो फैक्टर्स मालूम होते थे, अब हमारी बारी क्या थी, उन फैक्टर्स को हम प्रूव करेंगे। अब चौथी और लास्ट बात, चौथा फैक्टर 10th में दिया होता है टेम्परेचर। अब हमारे पास समस्या हो गई, इस पूरे में टेम्परेचर कहीं नहीं है, टेम्परेचर कहीं नहीं है, फिर टेम्परेचर कहाँ से घुस गया, देखो ध्यान से। एक्चुअली में यहाँ पर लिखा हुआ है R रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाउ। टाउ नीचे आ रहा है, बाकी हमने L N A सब ले लिया, कौन बच रहा है, टाउ और बच रहा है। तो अगर कायदे से कहा जाए तो ये तो क्या बता रहा है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाउ। और टाउ क्या है, ये किसी को याद था,
टाउ हमने लिया था, टाउ वाज द रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉलिजन्स, दो टक्करों के बीच में लगने वाला टाइम। अब एक मजेदार बात है, आप टाउ को कंट्रोल नहीं कर सकते है, थोड़ी करोगे, दो इलेक्ट्रॉन टकराने आ रहे हैं, उसका कान पकड़ लिया, आई मत टकराओ, थोड़ी देर बाद टकराना, अभी मुहूर्त नहीं है। तो सवाल आता है, ये जो टकराने की स्पीड है, ये जो टकराने की फ्रीक्वेंसी आप कैसे बदल सकते हैं। आए हम थोड़ा सा चलेंगे कि या तो केमिस्ट्री की तरफ और या फिर लास्ट ईयर फिजिक्स की तरफ, जो आपने पढ़ी नहीं होगी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आपको याद आएगा इन दोनों जगह, केमिस्ट्री में भी गैसेस के बिहेवियर में और लास्ट ईयर फिजिक्स में भी हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बताते थे, व्हेन द हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू अ गैस और एनी अदर मटेरियल और इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड, अगर आप किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, तो एटम और मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इसका मतलब समझ में आता है, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जो मैं कह रहा था, आप टक्करों को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाओगे कि दो एटम टकरा रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, आप उन्हें बीच में जाकर रोक लें, लेकिन टेम्परेचर कैन कंट्रोल इट। टेम्परेचर से क्या होगा, टेम्परेचर हाई रखोगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज हायर, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, जल्दी कोलाइड करेंगे। वही टेम्परेचर आप कम रखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल गेट स्लोड डाउन, द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी विल बी लेसर और स्मॉलर। अब जो हम यहाँ बात कर रहे थे उस रिलेशन को ध्यान से देखें, यहाँ हमने कहा आर काय पे डिपेंड करता है, रिलैक्सेशन टाइम पर, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम, मैं रिलैक्स टाइम लिख रहा हूँ, रिलैक्सेशन टाइम काय पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ध्यान देखना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, क्यों, क्योंकि सॉरी टाइम टी यानी के टेम्परेचर के, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर देखें ध्यान से, फिर जो समझा रहा था, टेम्परेचर बढ़ाओगे, स्पीड या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, वो जल्दी कोलाइड करेंगे, जल्दी कोलाइड करेंगे तो टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उतना ही आपका टाइम कम हो जाएगा। क्या ये समझ में आता है, रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसीलिए अब इन दोनों चीज़ों को हम इकट्ठा करके आपसे क्या चीज़ बताते हैं, आपसे बता दिया जाता है, इन दोनों इफेक्ट्स को कंबाइन यानी इकट्ठा ले लेंगे कि आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है विद टेम्परेचर इंक्रीज, कारण बताएंगे बिकॉज टाउ, दिख रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टाउ यानी कि रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या हो जाता है, डिक्रीज। क्या है, चारों फैक्टर आपको समझ में आ जाते हैं। ठीक, तो आज तो मैंने कहा ये सारे आपको रेजिस्टेंस और इसके फैक्टर बता दिए जाते हैं। वीडियो बंद कर दो इस बार, ठीक, इनको अब आप